गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू हाईवे बेसिक्स बाय मंजीत। आज हमारा है एपिसोड 3 पार्ट 1। जो हमारा एपिसोड 3 है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एपिसोड 3 हमारा डीपीआर स्टेज के लिए होने वाला है। हम इसको पार्ट्स में इसलिए अपलोड कर रहे हैं इस सीरीज में डीपीआर स्टेज को, क्योंकि जो हमारा डीपीआर स्टेज है वो काफ़ी लेंदी रहने वाला है उसका वीडियो। मैं चाहता हूँ कि ना आप डिटेल में समझे और आपके लिए थोड़ा बोरिंग भी ना हो। तो इसलिए मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में हम समझेंगे बेसिक्स जो डीपीआर का है। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत जो उसका फ्लो चार्ट रहेगा, कैसे क्या क्या चीज़ें रहती है, पूरा प्रोसेस मैं आपको एक कहानी की तरह समझा दूंगा, ताकि जो डीपीआर है आपको बेसिक्स आइडिया हो जाए कि क्या है मतलब डीपीआर में। उसके बाद में फिर हम पार्ट 2 में समझेंगे जो हमारा जो डीपीआर का टेंडर प्रोसेस क्या रहता है। जो आरएफपी आपने नाम सुना हो, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जो कि अथॉरिटीज जो टेंडर डालती है, उस टेंडर्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है डीपीआर स्टेज के लिए, वो समझेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में। फिर पार्ट 3 में आएगा कि हम डिटेल में हम जो आईआरसी है जो डीपीआर के लिए, आईआरसी SP19, जो उसका लेटेस्ट वर्जन है 2020, तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे पार्ट 3 में। फिर पार्ट जो 4 है उसमें हम एक ना रिपोर्ट लेंगे, एक सैम्पल रिपोर्ट, उसको पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि भाई डीपीआर स्टेज में जो रिपोर्ट है वो कैसे फाइनलाइज होती है। तो इसलिए मैंने इस जो डीपीआर स्टेज को इसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं डीपीआर स्टेज प्रोसेस में। तो ये जो हमारा जो डीपीआर है, इसमें 3 स्टेज है हमारे, एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी एंड डीपीआर। जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी है उसमें हम ये क्विकली एक्सेस करने के लिए है, ये जो स्टडी है प्री फिजिबिलिटी, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो आइडियल है कि नहीं, वर्थ है कि नहीं, वो सब उसमें हम प्री फिजिबिलिटी स्टडी में फाइंड आउट करते हैं। और जो फिजिबिलिटी स्टडी है इसमें हम थोड़ा डिटेल में एग्जामिन करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो टेक्निकली, फाइनेंशियली और इन्वायरमेंटली और इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं। जब ये सब फाइंड आउट हो जाता है तब आता है हमारा डीपीआर। तो इसमें हम डिटेल में एक कंप्रहेंसिव प्रोजेक्ट डिज़ाइन बना के देते हैं क्लाइंट को या अथॉरिटी को, जिसमें जो सारी डिटेल्स है ना हमारी वो मेंशन्ड होती है। फॉर एग्जांपल कि हाईवे का लेवल इस चेनेज पे इतना अप होगा, इतना डाउन होगा। ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स होंगे इतने स्ट्रक्चर्स आएंगे, इतने कलवर्ट्स आएंगे। ठीक है, तो वो क्या हेल्प करता है, वो ये हेल्प करता है कि एक प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, किसको, अथॉरिटी को, ताकि अथॉरिटी को पता लग सके कि वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकल है कि नहीं, उसका मतलब आने के बाद उसके जो फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल फैक्टर, या जो ट्रैफिक की वजह से जो फाइनेंशियली जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, ये सब इसमें डीपीआर में डिटेल में मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, ये मैंने एक फ्लो चार्ट लिया है आईआरसी से, जो हमारा आईआरसी SP19 2020 है। ठीक है, इसमें जो है, जो अब देखिए इसमें 3 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, प्री फिजिबिलिटी स्टडी एंड डिटेल्ड इंजीनियरिंग। जो प्री फिजिबिलिटी स्टडी है इसमें हम क्या करेंगे, एक हाईवे के आसपास का पूरा नेटवर्क की स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर उसी एरिया में, उस नेटवर्क में हम चेक करेंगे अलाइनमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। फिर हम अलाइनमेंट ऑप्शंस चेक करने के बाद हम देखेंगे उसका एक रिकनाइसेंस सर्वे करेंगे और एक ट्रैफिक एस्टिमेशन करेंगे आसपास के एरिया की। ठीक है, उसके बाद में फिर देखेंगे कि वहाँ पे अपग्रेडेशन प्रपोजल कैसा है, मीन्स कि कहीं पे जैसे 2 लेन है उसको 4 लेन करना है। ठीक है, कहीं पे 4 लेन है उसे 6 लेन करना है, ये सब देखेंगे, चेकआउट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसकी अप्रोक्सीमेट जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करेंगे। और ये सारा जो डिटेल्ड एस्टिमेशन रहेगा, डिटेल नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे बेसिक जो एस्टिमेट रहेगा, ये बनती है हमारी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट। देन आते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे। इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है, चेक करनी होती है। जैसे सोशो इकोनॉमिक स्टडी, कि हमारा जो उस एरिया से जब हम हमारा अलाइनमेंट जाएगा तो वहाँ पे जो सोशली और इकोनॉमिकली जो मतलब वहाँ पे इम्पैक्ट्स होंगे, वो सब हमें इस रिपोर्ट में मेंशन करना होगा। उसके बाद में डिटेल्ड जो ट्रैफिक स्टडीज़ है वो होगी, टोपोग्राफी स्टडी होगी। उसके बाद में उस एरिया में जैसे हमारी सोयल इन्वेस्टिगेशन होगी, या वहाँ पे सोयल का क्या प्रॉपर्टीज़ है वो सब मेंशन करना पड़ेगा हमें उस रिपोर्ट में। उसके बाद में फिर उसके जो पेमेंट के लिए जो इन्वेस्टिगेशंस होगी, जो कि सोयल पे ही होगी। ठीक है, वो सब इस रिपोर्ट में मेंशन करना होगा। फिर ड्रेनेज वगैरह, फिर लैंड एक्विजिशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आता है इन्वायरमेंट वाला, कि आसपास में इन्वायरमेंट रिलेटेड क्या इम्पैक्ट्स होंगे, वो सब इसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट में हम डिटेल्ड पढ़ते हैं। ठीक है, या फिर इसमें
मेंशन करना होता है, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी। उसके बाद आता है डिटेल्ड इंजीनियरिंग। डिटेल्ड इंजीनियरिंग मीन्स डीपीआर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब हमारा अलाइनमेंट फाइनल हो जाएगा, तो फाइनल होगा तो उसके बाद में फिर हमारा क्या होगा, डिटेल डिज़ाइन बनेगा हाईवे का भी और पेमेंट का भी। उसमें हम जो फिर स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी होगा, फिर जो ड्रेनेज रिलेटेड स्टडीज़ होगी वो कहाँ से आएगी हमारी, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो हमें डाटा मिलता है, कौन सा डाटा, जो कि हमारा है रेनफॉल रिलेटेड डाटा, फ्लड लेवल डाटा जो है वो सब। ठीक है, उसके बाद में फिर आता है हमारा एक रैप, रीसेटलमेंट एक्शन प्लान। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर विलेज के बीच में से जा रहा है, मान लीजिए अलाइनमेंट हमारा, तो उसके बाद में जो बीच में से जा रहा है या फिर कोई टेम्पल या मॉस्क्यू आ जाता है, तो उसको रीसेटल करने के लिए हमारा क्या एक्शन प्लान रहेगा, वो सब इसमें मेंशन होगा। ठीक है, फिर आता है ईएमपी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एक्शन प्लान। ठीक है, तो इसमें भी हमें देखना पड़ता है कि मान लीजिए अब हम मान लीजिए हम हमारा जो अलाइनमेंट है वो फॉरेस्ट में से जा रहा है, उस फॉरेस्ट में से जा रहा है तो क्या करना है, उस फॉरेस्ट में से कुछ पेड़ हमें काटने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारा एक्शन प्लान क्या रहेगा कि हमें जितने हमने पेड़ काटे हैं वो हम जो गवर्नमेंट को है या फिर जो फॉरेस्ट एरिया है, तो हमें उसका जवाब देना पड़ता है, या फिर हमें वही जो प्लांट्स हैं वो कहीं और एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इसमें प्रॉपर जो डीपीआर है इसमें मेंशन करके देना पड़ेगा हमें। ठीक है, अब ये सारा होने के बाद में एक प्रॉपर फिर एक एस्टिमेशन बनता है। जो अब मान लीजिए ड्राइंग हमने दी बना के, जो ड्राइंग है ड्राइंग में से ही हमारा एस्टिमेट निकाल पाएंगे हम कैसे, कि इस इतने स्ट्रक्चर्स आए, इतना पेमेंट आया, पेमेंट की थिकनेस इतनी है, इतनी लेयर की थिकनेस है, उन लेयर की थिकनेस से हम मटेरियल पता लगेगा कितना मटेरियल है, मटेरियल का रेट फिर पता करेंगे, फिर मटेरियल आएगा कहाँ से, वो सारी जो कैलकुलेशन है वो सबसे कॉस्ट एस्टिमेशन होगा। उसके बाद में ये जो टेक्निकल अप्रूवल्स होंगे, देन सारी ये चीज़ें जाके एक टेंडरिंग प्रोसेस बनेगा। जब फिर ये एक तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स एज अ टेंडर जाएंगे, किस लिए, अब मान लीजिए ये डीपीआर स्टेज हो गया, फिर वो कंस्ट्रक्शन के लिए चला जाएगा। मान लीजिए अब आपने देखा हो कोई जैसे टेंडर आता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन हाईवे, तो उससे पहले क्या हुआ, उसका डीपीआर हुआ है। डीपीआर के टाइम पे सारे टेक्निकल जो ड्राइंग्स है और टेक्निकल शेड्यूल्स है वो सब उस जो जो प्रोजेक्ट है, मान लीजिए जो कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोजेक्ट आया है, उस टेंडर डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें मेंशन होगी, जो ड्राइंग्स होगी, शेड्यूल्स होंगे, वो सब मेंशन होंगे। क्यों, क्योंकि वो एक हेल्प करेगी, जो कॉन्ट्रैक्टर है या कंसेशनर है उसको ये हेल्प करेगी कि वो उन ड्राइंग से एक एस्टिमेट प्रिपेयर कर ले कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में हमें इतना पैसा लगेगा। ठीक है, तभी वो एक टेंडर की एक फीस या फिर मतलब कह लीजिए कि एक एस्टिमेट फिल कर पाता है उसमें। तो उसके लिए उसे क्या चाहिए, सारे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो डीपीआर से आएंगे हमारे, जो डिटेल डीपीआर होगी। ठीक है, तो ये एक फ्लो चार्ट था आपको थोड़ी कहानी समझाने के लिए। मैं ना चाहता हूँ कि आप लोग ने ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहानी की तरह समझे, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को कहानी की तरह समझोगे ना तो आपके लिए इजी होगा सारी चीज़ों को समझना और याद रखना। मैं नहीं चाहता कि आप लोग रट्टे मारे इस चीज़ के कि भाई ये ऐसा होता है ऐसा होता है, क्योंकि ये आप रट्टे मारोगे ना फिर भूलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप कहानी की तरह समझोगे तो आपको चीज़ें थोड़ा याद रहेगी। ठीक है, फिर हमारा स्टेज 1 जैसे मैंने आपको समझा दिया, आइडेंटिफाई करना एक मेन जो पार्ट है। ठीक है, आइडेंटिफाई किया, फिर अपॉइंटमेंट होगी कंसल्टेंट की, जिसे कहते हैं डीपीआर कंसल्टेंट। ठीक है, वो फिर रिव्यू करेगा, एग्जिस्टिंग डाटा को रिव्यू करेगा जो कि प्रोवाइड किया होगा अथॉरिटी ने। फिर हमारे उस पर रिकग्नाइजेशन सर्वे होगी। रिकग्नाइजेशन सर्वे आपने अगर आप बीटेक या डिप्लोमा में आपने पढ़ा हो कि सबसे जो सर्वे में जो सबसे मेन जो पार्ट आता था, फर्स्ट पार्ट जो रिकग्नाइजेशन सर्वे, जो कि बेसिक सर्वे भी कह सकते हैं हम जिसको, वो कैसे होगा, साइट विजिट करेंगे, फिर हम उसमें टेरेन स्टडी करेंगे कि लेवल की कैसा है। मान लीजिए कैसे कैसे लेवल होते हैं आपको पता होगा, प्लेन, रोलिंग, ठीक है, हिली, ओके, और एक और होता है अपना मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, ये सारे चीज़ें हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। फिर उस एरिया में ट्रैफिक स्टडी होगी, कौन सी, सीवीसी, क्लासिफाइड वॉल्यूम काउंट। अब इसमें क्या होगा, इसमें सारे जो ट्रैफिक के टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एलएमवी, एचएमवी, लाइट मोटर व्हीकल, अपना हैवी मोटर व्हीकल। ठीक है, उसके बाद में फिर अपना आ गया टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ये सब कितने हैं, ये सब ऐसे फाइंड आउट करते हैं ट्रैफिक स्टडी से। फिर एक्सेल लोड किस लिए, कि जो मैक्सिमम कितने लोड का जो ट्रक्स हैं या फिर जो एच एम वीज है वहाँ से पास हो रहे हैं वो सब।
और फिर एक अपना जो मेन चीज़ है ट्रैफिक रिलेटेड, जो ट्रैफिक ग्रोथ एनालिसिस, जो ट्रैफिक ग्रोथ एनालिसिस है वो करना होता है। क्यों? उस वो हेल्प करता है कि जो आने वाले साल हैं इनमें जो ट्रैफिक की जो ग्रोथ होगी वो कितनी होगी, इसलिए उसका ट्रैफिक ग्रोथ ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं कि कितने परसेंटेज से जो यहाँ पे ट्रैफिक ग्रो करेगा। ठीक है। फिर जो है हमारा टोपोग्राफी सर्वे। तो टोपोग्राफी सर्वे जो मेनली होता है वो डीजीपीएस और टोटल स्टेशन से होता है। तो वो आपको एक प्रॉपर मतलब एरिया का मैप बना के दे देगा, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये जो एरिया है ये ऐसा ऐसा दिखता है। मान लीजिए एक तरह से स्क्वेयर जैसा है एरिया। ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि एक मतलब कैसा रेक्टेंगल है, हेक्सागन है। ये मतलब टोपोग्राफी जो सर्वे में डीजीपीएस और टोटल स्टेशन आपको बताता है कि वो एरिया जो है उसकी शेप कैसी है। ठीक है। उसके बाद में फिर अगर मान लीजिए वहाँ पे एग्जिस्टिंग कोई रोड है तो उसका ROW है यानी राइट ऑफ वे, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें करनी होती है टोपोग्राफी सर्वे में। ऐसे हमारा आता है जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन। उसमें क्या करेंगे हम साइट पे जाएंगे, बोरहोल्स करेंगे, वहाँ से सोयल सैंपल्स लेंगे। उन सोयल सैंपल की ना डिटेल्ड होती है। आप देखिए, आप कोई भी सोयल सैंपल ना आपको बेसिक्स याद रखने हैं हमेशा, जो कि इंटरव्यू में हेल्प करते हैं। सोयल सैंपल्स लिया आपने, तो सोयल सैंपल आप कभी भी लोगे ना उस पे मिनिमम जो ना स्टार्टिंग से कुछ टेस्ट है जो कि सब पे होंगे। पहला कौन सा? ग्रेडेशन का। ठीक है। दूसरा कौन सा होगा? एटरबर्ग लिमिट, मींस लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स। थर्ड कौन सा होगा? फील्ड ड्राई डेंसिटी, FDD। ठीक है। फिर एक होता है MDD। कौन सा होगा? MDD क्या होता है अपना, आप बताइए कमेंट्स में। ठीक है। MDD OMC। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट भी बोलते हैं जिसको। ठीक है। MDD क्या होता है? मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। FDD क्या होता है? फील्ड ड्राई डेंसिटी। ठीक है। ये सारे जो है ये होंगे। उसके बाद में ना ये सब फाइंड आउट करने के बाद हम एक टेस्ट करते हैं CBR, जो कि है कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। तो इस टेस्ट का क्या मतलब जो मेन है, मेन इसका जो जो सिग्निफिकेंस है जो CBR का, ये है कि हम टेस्ट करें कि जो हमारी सोयल की स्ट्रेंथ है वो कैसी है। ठीक है। तो ये सारे जो पैरामीटर्स जो मैंने बताए हैं, जो ये टेस्ट है, ये आपको टेस्ट करने के बाद ही सब फाइंड आउट आप कर पाएंगे। तो जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो स्टेज 6 पे चलते हैं, हाइड्रोलॉजी एंड ड्रेनेज के लिए। हमें मैंने आपको जैसे बताया था, हमें जो आसपास जो सर्वे करना पड़ेगा उससे हमें आसपास पता लगेगा जो हमारा एग्जिस्टिंग क्या क्या है वहाँ पे। फॉर एग्जांपल कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, वो सब हमें एक पता लगेगा। या वहाँ से एग्जिस्टिंग कोई हमारा कलवर्ट है या कोई कैनाल है, तो वो सब हम कैसे करेंगे फाइंड आउट? सर्वे से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ में पैरेलली जो IMD का डाटा है, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो डाटा मिलेगा उसको भी एनालाइज करेंगे। ठीक है। तो स्टेज 7 आता है हमारा अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन का। जैसे इसमें लिखा है, मैं आपको एक बार कहानी की तरह बता रहा हूँ। तो अलाइनमेंट जो फाइनलाइजेशन, हमें जैसे 5 रूट पता लगे। ठीक है। अल्टरनेट स्टडीज की हमने 5 रूट पता करे। हमारा जो मेन टारगेट रहेगा, अवॉइड बिल्टअप एरियाज। बिल्टअप एरियाज क्या होते हैं? बिल्टअप एरिया जो एरियाज है जो मार्केट से होते हुए जा रहे हैं। मतलब जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया होता है, मान लीजिए एक गांव आया, एक गांव के बाद हम आगे चल रहे हैं तो गांव के आसपास एक काफ़ी सारे जो पॉपुलेटेड डेंस पॉपुलेटेड एरियाज होंगे, जहाँ पे मार्केट्स होंगी, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी। हमारा जो हाईवे पे मेन फोकस रहता है कि हम अवॉइड करें उन बिल्टअप एरियाज को। ठीक है। क्योंकि अगर वहाँ पे आप रोड बनाओगे, वहाँ पे चांसेस होंगे लोग रोड क्रॉस करेंगे, चांसेस होंगे फेटेलिटी के, एक्सीडेंट्स के, क्रैशेस के। ठीक है। तो हम उसे अवॉइड करना, अगर उसे अवॉइड करना है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? वहाँ पे बनाना पड़ेगा अंडरपास या फ्लाईओवर। सो आप ये बनाओगे तो वो आपकी कॉस्ट एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि एक अंडरपास और फ्लाईओवर बनाने के लिए भी काफ़ी मिनिमम 30-40 करोड़ रुपए की मतलब मिनिमम कॉस्टिंग आती है। तो वो सब हम कोशिश करते हैं इसलिए कि अवॉइड करें बिल्टअप एरिया या मिनिमाइज करें उस लोकेशंस को। ठीक है। क्योंकि हमें प्रोजेक्ट को इकोनॉमिकल भी बनाना है। ठीक है। अब आता है स्टेज 8, जियोमेट्रिक डिजाइन। अब जो जियोमेट्रिक डिजाइन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलाइनमेंट, ठीक है, रोड क्रॉस सेक्शंस, जो आपने देखे होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में भी हम आगे जो हमारी जो सीरीज है इसमें डिटेल में बात करेंगे इन सब के बारे में भी। ठीक है। सो ये सब भी हमें एनालाइज करना होता है। फिर हमारा पेमेंट डिज़ाइन, पेमेंट डिज़ाइन कौन सा?
एक हमारा दो पेमेंट होते हैं, एक फ्लेक्सिबल और एक रिजिड। तो एमएसए कैलकुलेशन, एमएसए क्या है, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, कि हमारा जो पेमेंट है वो कितने जो हमारा जो पेमेंट जो मान लीजिए उसका एमएसए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि हम कैलकुलेट कर सके कि कितने लोड के लिए हमको हमारा रोड डिज़ाइन करना है। अब वो लोड कैसे पता लगेगा? वो लोड हमें ट्रैफिक एनालिसिस से पता लगेगा, और उसी पे इन सारे ही फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी क्या, हमारी लेयर थिकनेस। ठीक है, फिर हमारा आता है स्टेज 10, स्ट्रक्चर डिजाइन। तो हमने हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारे एग्जिस्टिंग आसपास में जो कलवर्ट्स हैं उनको कंटिन्यू करना है, या कोई ब्रिजेस बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, वो सारे हमें जो सर्वे से फाइंड आउट कर पाएंगे हम। और कहीं पर जो एग्जिस्टिंग है उनका रिकंस्ट्रक्शन करना मान लीजिए, या फिर कोई न्यू कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो उन सब का हमें सर्वे से फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके बाद में फिर हम उनका डिज़ाइन भी करना पड़ेगा हमें। ठीक है, डिज़ाइन एक बेसिक डिज़ाइन हमें करके देना होता है डीपीआर में। ठीक, फिर आता है स्टेज 11 जो है एलए प्लान। इसमें स्ट्रिप प्लान बना, इफेक्टेड पार्सल्स, कंपनसेशन एस्टिमेशन। तो मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो लैंड एक्विजिशन प्लान है ये बनता है। इसमें क्या है कि इफेक्टेड जो पीपल हैं, या फिर जो अपना मैंने बताया था कि और कोई लैंड है, किसी की फार्मर्स लैंड है या वैसे कोई और लैंड है, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो चांसेस होते हैं कि हम उस एरिया के जो म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन है, ठीक है, जो कमेटीज है, उनसे बात करके वहाँ उस एरिया की जो कॉस्ट है, जो जो रियल कॉस्ट है या फिर करंट कॉस्ट है, उसका हम 3 to 4 times हम उनको पे करते हैं, जो लैंड ओनर्स है उनको। तो ये सब लैंड एक्विजिशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो मैंने आईआरसी से ना एक जो लैंड एक्विजिशन प्लान है इसका एक एक फ्लो चार्ट लिया है, जो कि मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा स्लाइड में जी। इसमें देखिए, काला टू फैच सर्वे नंबर्स फ्रॉम 3A। अब ये काला क्या है? ये है कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन, इसकी जो फुल फॉर्म है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो अथॉरिटी है, ये इनके जो लोग हैं, ये मतलब हम जो अथॉरिटी है हमारी, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल एनएचआई है, तो उसमें भी जो उसमें भी इनके लोग आपको मिलेंगे। जैसे ये एक तरह से एनएचआई भी लैंड एक्विजिशन के लिए एक पर्सन को हायर करती है, और सेम एज इट इज जो लैंड एक्विजिशन एक एक्सपर्ट होते हैं, उसे कंसल्टेंट भी हायर करता है फॉर देयर वर्क। ठीक है, जो और ये काला जो है ये अथॉरिटी होगी, जो मतलब जो ये सब एनालाइज करेगी उस टाइम पे। ठीक है, फिर ये क्या करेंगे, इनका काम होगा एक जो जो लैंड पार्टी है, यानी जो लैंड ओनर्स है, उनकी डिटेल्स को ऐड करना, उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स को ऐड करना। उसके बाद आता है सेंड टू पीएफएमएस वेरिफिकेशन अकाउंट डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरी। अब पीएफएमएस क्या है, मैंने जैसे आपको मेंशन करके बता दिया है, जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस सारे सिस्टम में जो पब्लिक का जो पैसा होगा, वो सारे जो उसकी डिटेल्स होंगी। ठीक है, तो उसको वेरीफाई किया जाएगा। अब जो ये देखिए, आप देख रहे हैं 3A 3D, तो ये सब क्या है कि ये हमारे ना, ये इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। मींस किसमें, हम आईआरसी में से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारा एक फ्लो चार्ट आप जैसे देख पा रहे हैं, तो ये हम ये एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को सेंड करेंगे। जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी मान लीजिए फॉर एग्जांपल एनएचएई है, तो एनएचएई में जो सीजीएम होंगे, जो चीफ जनरल मैनेजर होंगे एलए के, वो ये सब चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद में ये अप्रूवल के लिए आगे भेज देंगे। तो हमारा जो एलए डिवीजन है उसको अप्रूव करेगा, और 3D नोटिफाइड। अब ये सब होने के बाद में जब जाके आप जो लैंड ओनर्स हैं उनको उनका पैसा मिलेगा। ठीक है, सो अपना स्टेज 12 आता है इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट। तो इसमें क्या है कि जो हमें इसके लिए ना EIA, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, EMP इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, तो ये सारे जो है EIA EMP, ये सब हमें ना बना के ना, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, इनको सबमिट करना पड़ता है कि हमारा जो हम ये रोड बना रहे हैं इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, इन्वायरमेंट पे और या सोशली। तो उसके लिए उसके लिए उसका क्या एक्शन प्लान हमारे पास रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स हमें सबमिट करनी पड़ती है। इनकी भी प्रॉपर EIA और EMP की रिपोर्ट्स बनती हैं। ठीक है, जिसके लिए हमें एक इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट भी जो कंसल्टेंट है, DPR कंसल्टेंट, उसको हायर करना पड़ता है। ठीक है, फिर ये सब हो गया। ठीक है,
उसके बाद आता है स्टेज 13 जो कॉस्ट एस्टिमेशन है। जब हमने जैसे स्ट्रक्चर डिज़ाइन, हाईवे डिज़ाइन, बाकी सारी चीज़ों का एनालिसिस कर लिया, जो स्टेज 13 है उसमें कॉस्ट एस्टिमेशन होगा कि हमारा प्रॉपर जो डिज़ाइन हमने किया है उस डिज़ाइन के बेसिस पे एक बीओक्यू बनेगा। बीओक्यू क्या है? बिलिंग ऑफ क्वांटिटीज़। एक बीओक्यू प्रिपेयर होगा कि हमारे कितनी एस्टिमेट होगा मटेरियल में, मैन पावर में, ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हाईवे की लेयर्स हैं, तो उनमें कितना मटेरियल लग रहा है, कितनी लेबर लग रही है, क्या रेट आ रहा है, कितनी टोटल क्वांटिटी आ रही है, वो सब मेंशन होगा उसमें जो डिज़ाइन होगा। उसके बाद में हम बीओक्यू प्रिपेयर करते हैं, फिर उसका प्रॉपर रेट एनालिसिस होगा, तब जाके एक जो हाईवे प्रोजेक्ट है उसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट बनती है, ठीक। उसके बाद में जो ये ड्राइंग्स और जो टोटल एस्टिमेशन होगा वो सब का वो फाइनलाइज होके एक प्रॉपर डीपीआर रिपोर्ट बनेगी, जो कि हम शेयर करेंगे क्लाइंट के साथ में। फिर क्लाइंट डिस्कशन के बाद कुछ कंप्लाइंसेस देता है, जो हमें जो मतलब हमें कंप्लाई करना होता है एज अ डीपीआर कंसल्टेंट, ठीक है। तो ये सब था एक फाइनली डीपीआर के लिए प्रॉपर जो प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जो अपना अगला एपिसोड है, वो एपिसोड तो 3 ही रहेगा, उसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। किस बारे में? हम बात करेंगे आरएफपी के बारे में। जो आरएफपी क्या है? हमारा जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। मान लीजिए हमने जो अभी तक ये कॉस्ट एस्टिमेट करके जो हमने टेंडर की कॉस्ट बनाई, उस बेसिस पे जो है एक आरएफपी बनेगी, और आरएफपी के साथ में वो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, जिसे रिव्यू करने के बाद, पढ़ने के बाद में, उसका एनालिसिस करने के बाद में जो कॉन्ट्रैक्टर्स है या कंसेशनर है वो अपनी एक कॉस्ट सबमिट करेंगे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। सेम एज इट इज़ ही डीपीआर के लिए भी एक आरएफपी बनती है, जो कि अथॉरिटी जो अपलोड करती है टेंडर वेबसाइट्स पे, जिस बेसिस पे जो है हम डीपीआर की रिपोर्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो डीपीआर की जो डीपीआर कंसल्टेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए ना हम उसकी आरएफपी में जो होगी उसको मैंने एक आरएफपी डाउनलोड की है, जो मिनिस्ट्री मोर्थ की जो है वेबसाइट से, उसको पढ़ेंगे डिटेल में, और उसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक डीपीआर कंसल्टेंट के लिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो जो हमारा जो चैनल है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी आपको लगता है कि नेक्स्ट वीडियोस इस टॉपिक पे आनी चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।